हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमने पढ़ा था हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका उठाया था हमने पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था चार्ज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स exerted on unit static the force exerted on static positive charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between charges। चार्जों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कर लिया? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कूलाम का नियम, चलिए समझते हैं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम, ठीक है। ये फॉर्मूला जिसमें हम लिखेंगे वेयर K क्या है? कांस्टेंट है। जहाँ वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 टू द पावर 9। यहाँ से आप निकालें अगर K की यूनिट तो वो निकलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो ये निकली K की वैल्यू, और K को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी, ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए पहले। जहाँ फोर्स ऑफ का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस पर होगा, इस तरफ, इस पर होगा, इस तरफ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव ना भी हों तब अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है इनके नेचर पर। ठीक है, और अगर पॉजिटिव हों, ये तो बाद की बात है होंगी कि नहीं होंगी, अगर हों तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। ये चीज़ हम चार्ज में पढ़ चुके हैं पहले। अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं
जबकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। कर लिया? मिटा रहा हूँ। ओके, अब हम पढ़ते हैं परमिटिविटी के बारे में थोड़ा डिटेल में। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन एम अगर लिखें तो वो हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो किसी माध्यम का प्राविद्युतांक हो जाएगी, नहीं परमिटिविटी विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में रेशियो ऑफ, एक आता है रिलेटिव परमिटिविटी करके टर्म, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जो कि डिफाइन है म्यू आर से, जो कि है म्यू एम अपॉन में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन एम क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो यहाँ से अगर इन दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन देखी जाए तो इसकी यूनिट क्या थी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी भी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, जहाँ यूनिट निकल कर आएगी जीरो नहीं 1, सॉरी 1 नहीं। तो ये हो गई रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है, एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। पहले रिलेटिव परमिटिविटी को ये एक और नाम से डिफाइन किया जाता है, वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। उसके बारे में भी देख लेते हैं। सॉरी, मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बताएगा। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है वो डिफाइन की गई है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट जस्ट इसको उल्टा करने से आती है। ठीक है, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसे भी म्यू आर ही कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। ठीक है, ये चीज़ अभी इतना नोट कीजिए, ये फॉर्मूला आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। आगे हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकला है। तो यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट कैसे आया था, फोर्स इन वैक्यूम बराबर डिफाइन थी के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ से अगर हम के को रिप्लेस करें, के की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से वैल्यू नहीं, इसका जो एक और फॉर्मेशन था एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमें पता चला कि एफ नोट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, एप्सिलॉन नोट के। और इसी तरीके से अगर लिखा जाए तो जो फोर्स इन मीडियम है वो भी इसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी एप्सिलॉन एम की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन फोर्स इन मीडियम अपॉन में फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू, या ऐसे न लिखिए, पहले लिख देते हैं परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू परमिटिविटी नहीं फोर्स इन वैक्यूम। इस फॉर्मूले से देखिए, इनको अगर रेशियो में लिखा जाए फोर्स इन मीडियम, और इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी पिछली डेफिनेशन से हमने ये निकाली थी रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से ये हो जाएगी म्यू आर इज इक्वल टू एफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो ये आ गया डाई इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक।
ये वैल्यूज नोट कर लिया आपने? ठीक है, मिटा देता हूँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स एंड वैक्यूम की वैल्यू जो है वो कितनी होती है। यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स कितनी डिफाइन है? इनफाइनाइट। और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम कितनी निकलेगी यहाँ से? 1। और ये कैसे आई है? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम को भी अगर एयर ले लिया जाए रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि निकल कर आएगा 1। ठीक है। और मेटल्स के लिए ये डिफाइन है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट डिफाइन है। तो यहाँ से फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर मेटेलिक डाइइलेक्ट्रिक इज 0। कैसे हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स कितनी है? इनफाइनाइट। तो हम भी हमने पढ़ा था फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसकी वैल्यू रख दी इनफाइनाइट। और हमको पता है क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट बराबर होती है 1 अपॉन में। इनफाइनाइट कब डिफाइन है? जब वो 1 अपॉन में 0। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 0, 0 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0। तो इसकी जो 1 अपॉन में आ जाएगा f अपॉन में, अगर इनफाइनाइट 1 अपॉन में इनफाइनाइट जो निकल कर आया है 0, तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया प्रूफ। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, कर लिया। अब देखते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मेशन। कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्मूला देखते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे हैं? देखिए, कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, ये हो गया इसकी रिलेटिव डिस्टेंस, ये हो गई इसकी डिस्टेंस R2 वेक्टर एंड R1 वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस जो होगी एक दूसरे पर, वो होगी इस तरफ R21 करके, और इसकी रिलेटिव डिस्टेंस R12 करके। ठीक है, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हों, सेम नेचर ऑफ चार्जेस हों, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट का डायरेक्शन होगा इस तरफ, एंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2 का डायरेक्शन होगा इस तरफ। और इनकी रिलेटिव डिस्टेंस का भी जो डायरेक्शन निकलेगा आर कैप करके, वो आएगा इस तरफ, और इसकी रिलेटिव डिस्टेंस का जो डायरेक्शन निकल कर आएगा वो आएगा R12 का कैप करके इस तरफ से। ठीक है, तो अब फोर्स देखिए, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितना हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो ये हो जाएगी R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ से इसका डायरेक्शन बताने के लिए आएगा साथ में आर कैप। ठीक है, जहाँ आर कैप डिफाइन है, आर कैप इज इक्वल टू बराबर होता है, या आर कैप ना लेकर
आप लिखें एक्स कैप को अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा एक्स का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो इसी तरीके से इसको अगर लिखें तो आर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्यू टू टू का स्क्वायर। इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा R12 का वेक्टर अपॉन में R12 के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू का जो फॉर्मूला फाइनली बनकर आएगा, ये भी डिफाइन है, ये भी राइट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर और डिटेल में आपसे पूछा जाए तो R12 ये हो जाएगा क्यूब के मैग्नीट्यूड का क्यूब और ये R12 का हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसको मिटा दूँ मैं, ये लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो साइड में कहीं। ठीक है, चलिए एक चीज़ यहाँ से देखिए, ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर्स हैं जो ऐसे करके अगर डिफाइन है तो इनकी हेड से हेड जहाँ टकरा जाए तो ये जो है वो ये वाला इन दोनों का होगा रिजल्टेंट। इसको आर भी लिख सकते हैं, ए एंड बी। तो आर वेक्टर बराबर होगा, वेक्टर साइन लगा दे, ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। ये वेक्टर है, देखिए ये कोई मोड वगैरह नहीं है, ना ही कोई वो संयुग्मी वाला निशान है कॉन्जुगेटिव का। तो इसी तरीके से ये ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग आप लिखें तो ये लिख लीजिए पहले, मैं फिर आगे इनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ट्रायंगुलर लॉ उसी के अकॉर्डिंग R2 जा रहा है इस तरफ और R12 का डायरेक्शन भी है इस तरफ और R1 का डायरेक्शन, तो यहाँ से हेड इनके मिल गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 एज अ रिजल्टेंट R12 का वेक्टर प्लस R2 का वेक्टर। तो यहाँ से R12 जो निकल कर आया है वो है R1 माइनस R2 वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको भी लिखा जाए तो ये R21 डिफाइन हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर से। तो ये दोनों भी आप ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर इस फॉर्मूले अगर वो चीज़ें पुट करें हम, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें हम तो यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस R2 के मोड का क्यूब और यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस R2 का वेक्टर। ये बता रहा है इनकी डायरेक्शन को। यहाँ ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो और ये भी, ये तीनों ही फॉर्मूलेज हैं वो बिल्कुल राइट है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट का मोड का स्क्वायर लिखकर ये भी लिख सकते हो, क्यूब लिखकर ये भी लिख सकते हो और क्यूब लिखकर ये भी। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, ये इसमें लिख देता हूँ। चलिए तो का क्यूब R21 का वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आप नोट कर लिया? ओके। ये लिख लीजिएगा साइड में कहीं, लिख लिया? वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो आप, अगर मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ आपको ज़्यादा। तो ये हो गया कूलम्ब्स का नियम, यहाँ पर ख़त्म। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसी आवेश द्वारा अपने आसपास निर्मित वह क्षेत्र जहाँ अन्य किसी आवेश को लाने पर वो जो है अपने ऊपर
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। द रीजन ऑफ अ चार्ज ऑफ अ स्टैटिक स्थिर आवेश in which a test charge experiences the force of attraction or repulsion on it called electric field। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। और ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन इसके लिख ली होगी। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो कि डिफाइन है E इज इक्वल टू हाफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, हाफ अपॉन में क्यू नॉट किसी भी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया हुआ कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पर लगने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं उसे। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। यहाँ से इसकी यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी न्यूटन अपॉन में कूलम। तो ये हो जाएगी न्यूटन अपॉन में कूलम। इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही लिखी जा सकती है ना, तो लिख लेना आप। और इसका डायमेंशन इसका हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन होता है m1 L1 T माइनस का 2 अपॉन में चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80। तो यहाँ से जो डायमेंशन इसका निकल कर आया वो होता है m1 L1 T माइनस का 3 A माइनस का 1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही कहा जा सकता है, m1 L1 T माइनस का 3 एंड A माइनस का 1। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और ये एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा फिर? इसका जो डायरेक्शन है वो हम लिख सकते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और अगर चार्जेस की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर ऐसे कोई करके पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दौड़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ये नहीं है। ठीक है, ये अपोजिट दौड़ता है जबकि ये साथ में दौड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दें? ओके। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जिन रेखाओं के अनुदिश या जिस वक्र के अनुदिश वह गति करने के लिए बाध्य होता है उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इन्हें बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे भी इन्हें लिखा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू, प्रवक्त होता है, टेंड्स टू मूव